Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा आप लोग के बीच में आज किसी क्लास के किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए नहीं मौजूद हूँ। नहीं यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात करने वाला हूँ, बल्कि एक महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैंने कुछ विश्लेषण किए, कुछ पढ़ाई की इसके ऊपर में और जानने की कोशिश की कि हमारी ये शिक्षा व्यवस्था कैसी है। आज के दौर में हम जो भी पढ़ाई करते हैं और उसका हमारे भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा कुछ निर्भर करता है कि उस पढ़ाई की, वो शिक्षा की प्रणाली हमारी कैसी है। इस नई शिक्षा नीति का इंतजार हमारा देश पिछले 34 सालों से कर रहा था और इस नई शिक्षा नीति को बनाते बनाते कई सरकारें गुजर गईं और तब जा कर के ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने उपलब्ध है। इस नई शिक्षा नीति को बनाने में लगभग 2 लाख से ज़्यादा विशेषज्ञों और दूसरे लोगों की मदद ली गई, जिससे इसका एक बढ़िया फॉर्मेट जो है वो तैयार किया जा सके। और जब भी इनको लागू किया जाए, ऐसी सरकार की योजना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और इसके ऊपर में रिसर्च काम किया तो इसको अगले सत्र यानी 2021-22 से स्कूली शिक्षा के साथ में इसको लागू कर दिया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, क्योंकि उसका सीधा सीधा सरोकार शिक्षा से है। हम लोग अक्सर बातें कर रहे थे, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो नई शिक्षा नीति होगी उसके ऊपर में आज विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसका छात्रों के ऊपर में और अभिभावकों के ऊपर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सीधा सीधा इसका किस तरीके का इम्पैक्ट होगा छात्रों के कैरियर को लेकर के। तो चलिए सीधे हम अपने विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस शिक्षा नीति के ऊपर में। जैसा पहले से हम लोग जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी। कौन सी शिक्षा नीति थी हमारी? 10+2 के फॉर्मेट में चलने वाली थी। लेकिन अभी जो शिक्षा नीति हमारी लागू होने वाली है वो शिक्षा नीति हमारी होगी 5+5+3+3+4 के फॉर्मेट में। मैं आपको बताऊंगा कि ये 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या है और जो 10+2 का हमारा पुराना फॉर्मेट था उसे छोड़ने की और इसे अपनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही थी हमारे बीच में। चलिए सीधे इस मुद्दे के ऊपर में चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि इनमें से ये 5 क्या है। ये जो 5 है हमारी स्कूली शिक्षा के लिए है, जिसको हम लोग फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानेंगे। 5 साल की जो शिक्षा होगी जहाँ पे बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करेगा, उस स्टेज को हम लोग फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानेंगे। इस 5 सालों के दौरान प्री प्राइमरी के 3 साल यानी नर्सरी, LKG, UKG या कहीं कहीं पे KG1, KG2 के नाम से इसको जानते हैं, और क्लास 1 और 2 शामिल होंगे। तो ये 5 साल हो गए। इन 5 सालों का जो करिकुलम होगा, जो पढ़ाई लिखाई का पाठ्यक्रम होगा, वो NCERT बनाएगी और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों की क्रियाशीलता पे, उनकी रचनात्मकता पे किसी तरीके का प्रभाव न पड़े, वो बेहतर से बेहतर सीख सकें। तो इसलिए उनके पाठ्यक्रम में खेल कूद और एक्टिविटी पर आधारित पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। इसका एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि बच्चों के ऊपर में जो बस्ते का बोझ है, जो किताब कापियों का बोझ है, अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो साइंस पढ़ने लगते हैं, SST पढ़ने लगते हैं, तो उनकी जो बौद्धिक उनका विकास है या शारीरिक विकास है कहीं ना कहीं रुक जाता है और वो काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं कि उनको पढ़ाई करने हैं, उनको मार्क्स ले आने हैं। लेकिन ये पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं इस बात में उनको थोड़ी सी आज़ादी देगा कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए और किताब कापी के ऊपर में उनके बोझ को कम किया जा सके। दूसरा बात यह है कि अगले जो 3 साल होंगे पढ़ाई लिखाई के, ये जो तीसरा साल है, तो ये जो 3 साल होंगे यानी क्लास 3rd, 4th एंड 5th, तो क्लास 3rd, 4th और 5th में इनको हम लोग कहेंगे कि ये ऐसे स्टेजेस होंगे पढ़ाई के जहाँ पे
बच्चों को विषय के ज्ञान दिए जाएंगे, जो प्रारंभिक विषय के ज्ञान है, जैसे मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, इन सब चीज़ों के बारे में इनको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी और इनको माना जाएगा कि ये आगे आने वाले समय में विषयों के प्रति में बच्चों की रुचि को बढ़ाएंगे। इनका भी पाठ्यक्रम एनसीईआरटी तैयार करेगी और बच्चों में उनकी रुचि के अनुरूप उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए, ताकि भविष्य में जब भी वो जो भी पढ़ाई करें उसमें उनकी ये मदद कर सके, तो उसको ध्यान में रख करके उनके लिए ये करिकुलम बनाई जाएगी। तो बच्चों का ये भविष्य तैयार करने वाला सेगमेंट होगा ये 3 साल जो होंगे। अगले जो 3 साल होंगे क्लास 6, 7 और 8, क्लास 6, 7 और 8, ये जो 3 साल होंगे, इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, एसएसटी है, ये सारे सब्जेक्ट्स की एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई कराई जाएगी और उसमें बच्चों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, उनके रटने की क्षमता को कम किया जाएगा, ताकि वो सोच के ऊपर में समझ करके अपने विषय ज्ञान को बढ़ा सके। इसके अलावा जो चौथा बिंदु है वो है अगला जो 4 साल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है 9 to 12। ये 9 से 12 तक की जो कक्षाएं चलेंगी, यानी 4 साल, 9, 10, 11, 12, ये जो 4 साल की कक्षाएं हैं। तो इन 4 सालों में जो भी पढ़ाई लिखाई होगी बच्चों की, वो एक फिक्स सिलेबस के अनुसार होंगी, उनके सब्जेक्ट नॉलेज को ध्यान में रख करके होंगी, उनकी विश्लेषण क्षमता बढ़ाने के ऊपर में होंगी, उनकी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा जिससे उनकी क्रियाशीलता बढ़ सके, किसी एक विशेष विषय में उनकी रुचि को बढ़ाया जा सके। इन सब के ऊपर में इन 4 सालों में काम किए जाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 साल की जो पढ़ाई होगी 9 से लेकर के 12 तक की, उस पढ़ाई को सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 6-6 महीने के 2 सत्र चलेंगे। तो 6-6 महीने के 2 सत्र चलेंगे, तो हर एक सेमेस्टर के एंड पे एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम्स के नंबरों को जोड़ करके एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी। यानी थोड़ा सा यहाँ पे जो आज़ादी मिलती थी बच्चों को कि चलो भाई मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है तो जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फरवरी में अपना तैयार हो जाएगा और मार्च में एग्ज़ाम दे देंगे, तो ऐसी उनकी आज़ादी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है और उनको पूरे साल बढ़िया से मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़े जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इस व्यवस्था के अनुसार बच्चों की विश्लेषण क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और एक खास बात होगी कि यहाँ पे जो भी बच्चे शामिल होंगे इन पाठ्यक्रमों में, उन बच्चों के स्ट्रीम सिस्टम को भी खत्म किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले से स्ट्रीम सिस्टम चल रहा था हमारे यहाँ, और वो स्ट्रीम सिस्टम क्या था? वो स्ट्रीम सिस्टम था कि 3 स्ट्रीम थे हमारे पास में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। लेकिन अब ये स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। जो भी बच्चा चाहे, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहे, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ना चाहे, तो वो उसकी पढ़ाई कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने आर्ट्स लिया है और उसको साइंस की पढ़ाई करनी है, वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है। किसी बच्चे ने कॉमर्स पढ़ रहा है और उसको मन कर रहा है जियोग्राफी पढ़ने का, तो वो जियोग्राफी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये जो बाध्यता थी स्ट्रीम्स की, वो स्ट्रीम की बाध्यता को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के अनुरूप में। इसके अलावा जो भी हमारे पाठ्यक्रम जो भी बनाए जाएंगे, उनमें ये स्ट्रीम सिस्टम को यहाँ पे जैसे मैंने बताया खत्म कर दिया जाएगा। यानी आप किसी भी साइंस स्ट्रीम के हैं तो आर्ट्स में पढ़ सकते हैं और आर्ट स्ट्रीम के हैं तो साइंस में पढ़ सकते हैं। इसके लिए एक सब्जेक्ट्स का पूल तैयार किया जाएगा। सब्जेक्ट के पूल्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स शामिल होंगे और उस पूल का चुनाव बच्चों को करना होगा कि उन्हें क्या पढ़ना है। अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट, मान लीजिए कि फिजिक्स और हिस्ट्री उसको पढ़ने का मन है और ये दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं एक ही पूल में आते हैं, तो वो इन दोनों की पढ़ाई कर सकता है। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति का एक खास जो है वो एक बिंदु है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हमारी इस नई शिक्षा नीति का, वो है कि हमारी जो अनिवार्यता थी कि हमारा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का हो, उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यहाँ 5वीं तक की पढ़ाई बच्चे अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हो, वो गुजराती हो, मराठी हो, उड़िया हो, संस्कृत हो,
किसी भी लैंग्वेज में अगर बच्चा चाहे तो वो अपनी 5वीं तक की पढ़ाई कर सकता है, जिससे अंग्रेजियत की जो दौड़ है, आजकल हर एक स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम के नाम पे गार्जियंस को लूट रहा है, अभिभावकों को लूट रहा है, तो उस लूट से गार्जियंस को भी बचाया जा सके और बच्चों को एक इंडिपेंडेंस मिले, एक आज़ादी मिले कि वो अपनी मातृभाषा में 5वीं तक की पढ़ाई कर सके, जिससे उसे अपनी मातृभाषा का भी अच्छे से ज्ञान हो। इसके अलावा क्लास 6 से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। तो कंप्यूटर कोडिंग से बच्चे अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, जैसा कि चीन जैसे देशों में इस तरीके के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जहां छोटी उम्र से ही बच्चे इस तरीके के कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स सीख पाते हैं और उसको डेवलप कर पाते हैं। क्लास 6 से ही इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को किसी एक खास सब्जेक्ट में रुचि है तो वो उस सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ के पास में जा करके उसकी शिक्षा ले सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो किसी आर्ट टीचर के पास में जा करके इस तरीके की शिक्षा ले सकता है। किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाने में रुचि है तो वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जा करके इस तरीके की इंटर्नशिप कर सकता है, और ये व्यवस्था क्लास 6 से ही लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की रुचि को देखते हुए इस तरीके की व्यवस्था की गई। जैसा अभी मैंने बताया कि क्लास 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी, तो सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होंगी उनके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो बोर्ड एग्जाम्स को आसान बनाया जाएगा। बोर्ड एग्जाम को आसान किस लिए बनाया जाएगा? जिससे बच्चों के रटने की क्षमता छूटे और बच्चों की समझने की क्षमता बढ़े। तो उनको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो समझदारी पे होंगे, जो उनके समझ पे निर्भर करते होंगे, उनकी रटने की क्षमता, उनके ट्यूशन कोचिंग जाने की व्यवस्थाओं को खत्म करेगा। ये नई शिक्षा नीति में चीजें जो हैं वो आएंगी। इसके अलावा बच्चों को किसी भी भाषा में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की आज़ादी होगी, यानी बच्चा चाहे तो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता है। इसके लिए उसको किसी तरीके के पहले से प्री प्लान्ड फॉर्मेट पे साइन नहीं करना पड़ेगा, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। इसके अलावा बच्चों के जब इंटरनल असेसमेंट की बात होगी तो उसमें उनके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जिसमें बच्चे अपने आप को खुद भी जज करेंगे कि उसका पूरे साल व्यवहार कैसा रहा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कैसी रही, पढ़ाई में उसकी रुचि कैसी रही। इसके साथ साथ बच्चों के जो दोस्त हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, खुद सब्जेक्ट टीचर भी भाग लेंगे, और तब जा करके उनका फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा। ये जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगा, इस रिपोर्ट कार्ड को 360 नाम दिया गया है, 360 डिग्री असेसमेंट का नाम दिया गया है। तो 360 डिग्री असेसमेंट यानी चौतरफा, जैसे हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो इस 360 डिग्री असेसमेंट की मदद से हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कर सकते हैं। उनको एक व्यवहार कुशल, एक सामाजिक, एक विज्ञानी बालक के रूप में प्रोड्यूस किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। तो ये हमारा 360 डिग्री असेसमेंट होगा। कई बार क्या होता है कि जब बच्चे क्लास 12 कर लेते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के मार्क्स कम आते हैं जिससे वो मेरिट लिस्ट में छट जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, इनके लिए एक CAT की व्यवस्था की गई है, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कैट की व्यवस्था की गई है। इस कैट परीक्षा में शामिल होकर के विद्यार्थी किसी भी अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इसका जो निर्धारण होगा वो कैसे होगा? बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स मिले हैं और जो CAT एग्जाम्स में मार्क्स मिले हैं, उन दोनों को जोड़ करके उनकी मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बाद उनको अपने मन चाहे कॉलेज में आसानी से दाखिला मिल जाएगा। ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होगी, 12th के बाद ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी एकदम से स्कूलों की तरह ही स्विचिंग की व्यवस्था की गई है। यानी अगर कोई भी चाहे तो किसी भी समय पे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। उनको किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ने के दौरान एक क्रेडिट बैंक की शुरुआत की जाएगी, जिसमें उन बच्चों के सारे जो मार्क्स हैं, जो उनके ग्रेड्स हैं, वो वहाँ पे रखे जाएंगे, और जब भी भविष्य में वो अपनी पढ़ाई को तोड़ने के बाद में चालू करना चाहेंगे तो उस क्रेडिट बैंक से उनके नंबर्स को मिला दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं डिजिटल होंगी, ऑनलाइन होंगी,
और ये आसानी से किया जा सकेगा। ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होगी वो 3 साल या 4 साल की होगी। कई बार ऐसा होता था कि कई सारे लोग जो हैं बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे किसी ना किसी कारणवश से, तो उनको उसका कोई लाभ नहीं होता था। उनको ना ग्रेजुएशन समझा जाता था कि वो ग्रेजुएट हैं, ना उनके पास में कोई डिग्री होती थी, ना कोई सर्टिफिकेट होता था जिसको वो दिखा करके कहीं पे कुछ काम कर सके। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई हैं। अगर आप में से, हम में से किसी ने अगर 1 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, 2 साल अगर पढ़ाई की है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल अगर पढ़ाई की है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर उन्हें 4 साल का कोर्स किया है तो उसे रिसर्च के साथ साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। इसमें उन लोगों को फायदा होगा जो किसी न किसी रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, जो कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसका इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसी तरीके से जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें बच्चे जो हैं अपने अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में चाहे वो जब चाहे एंट्री ले सकते हैं, जिस सब्जेक्ट को चाहे जब चाहे वो एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके ऊपर में आज आपने और हमने कुछ डिस्कशन किया, ये मेरा खुद का एक विश्लेषण था। अभी बहुत सारे इस पे विचार और विश्लेषण आने वाले समय में आपके सामने में आएंगे, और जैसी कुछ अपडेट होगी और कुछ और नई जानकारियाँ इसके संबंध में आएंगी, उनको ले करके आप लोगों के बीच में मैं जरूर आऊँगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।